इंग्लिश प्रेसी के पेपर में एक मिथ ये बनी हुई है कि इंग्लिश की जो प्रेसी राइटिंग है ना, जो इसमें फेल हो जाए ना, मतलब जो इस क्वेश्चन को पास ना कर पाए वो इस पेपर में ही फेल हो जाता है। ऐसा नहीं होता। एकेडमिक्स के सेशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो टेक्निक्स हर बंदे को पता नहीं चल पाती। आज के इस ब्लॉग में हम वो स्मार्ट वर्किंग करके जो है करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है सीएसएस की तैयारी को आगे लेकर जाना है। जनरल साइंस वाला जो सेक्शन होता है ये 60 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। मैं हूं विशाल और हम आज बात करेंगे सीएसएस की टेक्निक्स और स्मार्ट प्रेपरेशन पे। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिनमें मैंने बताया था कि सीएसएस कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कर सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट ब्लॉग में कि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको भी फ़ायदा देंगे और वो हाई स्कोरिंग मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस की टेक्निक्स और स्मार्ट प्रिपरेशन पे कि किस तरीके से आप स्मार्ट प्रिपरेशन करके जो है सीएसएस के पेपर्स इजीली पास कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी एकेडमीज हैं जो कि सीएसएस की तैयारी कराती हैं, ये बात सबको पता है। उन एकेडमीज के सेशन जो हैं वो 2.5 से 3 महीने के सेशन होते हैं जिसमें वो सीएसएस की तैयारी कराते हैं। 2.5 से 3 महीने के सेशन में वो आपको स्मार्ट टेक्निक्स बताते हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं और उस तैयारी को करके आप सीएसएस के पेपर्स जो हैं वो एक अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। एकेडमिक्स के सेशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो टेक्निक्स हर बंदे को पता नहीं चल पाती। आज के इस ब्लॉग में हम वो स्मार्ट वर्किंग करके जो है करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है सीएसएस की तैयारी को आगे लेकर जाना है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सीएसएस के पैटर्न को। ठीक है, सीएसएस का जो रिटन एग्जाम होता है वो 1200 नंबर्स का होता है। टोटल मार्क्स उसमें 1200 होते हैं जिसमें से 600 मार्क्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे कि वो कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन सी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के एक-एक सब्जेक्ट के बारे में आज डिटेल आपको सोर्सेज बताऊँगी, बुक्स बताऊँगी और कुछ टेक्निक्स बताऊँगी जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। एक चीज़ ज़हन में रखें, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थोड़े लेंथी होते हैं। उसकी तैयारी अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सीएसएस करना है 2026 वाला या 2027 वाला, तो आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये थोड़े लेंथी होते हैं और इसमें आपको 40% मार्क्स जो है ना पासिंग मार्क्स वो लेने होते हैं। इसलिए इसकी तैयारी आपको डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश एसे। इंग्लिश ऐसे एक वाहिद सब्जेक्ट है सीएसएस की जर्नी में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस के रिजल्ट के बाद एक रिपोर्ट शाया करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। वो इंग्लिश ऐसे में क्यों फेल हो जाते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारी कॉजेज होती हैं। जो मेन कॉजेज हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहली कॉज ये होती है कि उनका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है और स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे का वो वीक होता है। वीक थीसिस स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर की वजह से बहुत से बच्चे इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। सेकंड है पुअर ग्रामर होती है उनकी। उनकी इंग्लिश उस लेवल की अच्छी नहीं होती कि जिसमें वो ऐसे लिख सकें। मैं आपको हमेशा से एक बात करती हूँ कि सीएसएस के पेपर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश होती है और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तैयार किया जा सकता है सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ और दिल लगी के साथ आप इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं। तो पुअर ग्रामर और उनके जो ऐसे होता है उसमें कोई कोहेरेंस नहीं होती, यानी कि कहीं से कोई बात शुरू हो रही है फिर कहीं को कोई बात चली जाएगी। वो बीच में एक थीसिस स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसे नहीं कर पा रहे होते। ये वजह होती है इंग्लिश ऐसे में फेल होने की। तीसरा कॉज है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती।
ऐसे को लिखते हुए उनकी अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, कोई एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होती, और वो बगैर इसके ऐसे लिख रहे होते हैं, तो फेल होते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो ऐसे के नोट्स हमें कहीं से मिलते हैं, बहुत से कैंडिडेट उन्हीं को रट्टा मार लेते हैं। अच्छा जी, कोई टॉपिक मिल गया ऐसे का, नोट्स मिल गए, उसको एज इट इज रट्टा लगाया और वो जाके एज इट इज पेपर में लिख दिया। मेमोराइज कंटेंट होता है, ओरिजिनलिटी नहीं होती। सीएसएस जो है वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को देखता है। तो जब आप मेमोराइज कंटेंट लिख देंगे और आपकी अपनी कोई एनालिटिकल स्किल्स उसमें शामिल नहीं होंगी, तो आप फेल हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि जो ऐसे है वो किस बारे में लिखना है। ठीक है, उन्हें डिमांड ऑफ द टॉपिक की अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाती बच्चों को कि वो क्या है, फिर जो है इंग्लिश का ऐसे फेल हो जाता है। हमने इन सारी बातों को मद्देनजर रखना है। आप चाहें तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, ये मेन कॉजेज हैं इंग्लिश ऐसे में फेल होने के। आपको मैंने बताया कि ऐसे में फेल होने के कॉजेज क्या हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या है। हमें उन कॉजेज पे वर्क करना है और उनको बेहतरीन करके हमने ऐसे लिखना है। ऐसे को बेहतरीन रखने के लिए सबसे पहले तो काम जो आपने डेली रूटीन में शुरू कर देना है वो ये है कि आपने कोई टॉपिक लेना है ऐसे वाला, और उस पे एक आउटलाइन बना दी है। कोई आधा घंटा आप अपने टाइम में से निकालें जिसमें आपने सिर्फ ऐसे की आउटलाइन ही बनानी है। ऐसे की आउटलाइन जो है वो ऐसे का स्केलेटन बेस होता है, मतलब कि पूरा ऐसे आपकी आउटलाइन पे मुनहसर होता है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी बनी हुई है ना, तो आपका पूरा ऐसे एक फ्लो में जाएगा, एक अच्छे वे में लिखा जाएगा, और जो चेकर होगा उसको भी वो चीज़ पसंद आएगी। दूसरा पॉइंट है थीसिस स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट लिखना। ऐसे हमेशा स्टार्ट ही ऐसे थीसिस स्टेटमेंट से होता है। अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका पूरा ऐसे बेहतरीन होगा। ऑथेंटिक एग्जांपल्स यूज करनी है आपने, यूएन के रिपोर्ट्स के फैक्ट्स यूज करने हैं, दूसरे फैक्ट्स आप बीच में कोट करें, लेकिन सब कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए। पैराग्राफ यूनिटी फॉलो करनी है। एक पैराग्राफ एक टॉपिक से रिलेटेड है तो उसके बाद जैसे वो खत्म हो तो कोई और आप डिफरेंट टॉपिक को बीच में ना ले आए, एक यूनिटी को फॉलो करते जाएं। ठीक है, उस यूनिटी को फॉलो करते जाएंगे तो आपके ऐसे बेहतरीन फ्लो में लिखा जाएगा। पील रूल जो है ना, इसको फॉलो करना है। पील रूल क्या होता है? आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके साथ आपने ऑथेंटिक एग्जांपल्स लगानी है, टेक्स्ट लिखने हैं उसके, और उसको ऐसे के टॉपिक के साथ लिंक कर देना है। ठीक है, एक पैराग्राफ इज इक्वल टू एक आइडिया। आपने एक पैराग्राफ एक आइडिया समझना है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो एक आइडिया पे ही बेस्ड होना चाहिए। यूनिटी को फॉलो करते हुए आपने इस तरह ऐसे लिखना है। फिर ऐसे 3 घंटे का पेपर होता है। जब आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज कि आप वीक में एक ऐसे लिखते हैं, तो आपने 3 घंटे का टाइमर लगा के ऐसे लिखना है। उस पर क्या होगा, 3 घंटे के टाइमर जब आप लगा के ऐसे लिखेंगे ना, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपने 3 घंटे के अंदर ऐसे को पूरा समराइज करके एक यूनिटी में लिख के आपने ऐसे फिनिश करना है, कंक्लूजन देना है उसका एंड में। ठीक है, इस तरह आपने ऐसे जो है ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे को पास करने के लिए किसी लक की जरूरत नहीं होती, इसके लिए सिर्फ एक स्मार्ट वर्किंग की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप इंग्लिश का ऐसे जरूर पास कर जाएंगे। इंग्लिश ऐसे की तो बात हो गई। इंग्लिश ऐसे के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि आपके कौन सी मिस्टेक्स को नहीं करना और किस तरह आपने ऐसे की तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, जैसे प्रेसी का सेगमेंट होगा, फिर इसके अलावा कंपोजिशन का अलहदा क्वेश्चन होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाला पैसेज आता है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के 100 मार्क्स का पेपर बनता है। इंग्लिश प्रेसी के पेपर में एक मिथ ये बनी हुई है कि इंग्लिश की जो प्रेसी राइटिंग है ना, जो इसमें फेल हो जाए ना, मतलब जो इस क्वेश्चन को पास ना कर पाए वो इस पेपर में ही फेल हो जाता है। ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग का जो है वो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपने प्रेसी को राइट करके एक अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं। कुछ रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करें
तो आप इंग्लिश प्रेसी में प्रेसी राइटिंग का जो क्वेश्चन है इसे इजीली पास कर सकते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है पास पेपर्स की। आप पास पेपर्स लें और उसमें जो पैसेज आया हुआ होगा प्रेसी का, उसकी प्रैक्टिस करें। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? पैसेज को कम से कम 2 दफ़ा तो पढ़ें। 2 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन चलें, आपके पास अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो मिनिमम 2 टाइम्स जो है उसको रीड करें। रीड करने से ये होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि पैसेज में लिखा क्या। उसके बाद पैसेज में जो मेन पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है आपने। साथ-साथ अंडरलाइन करते जाएँ। एक दफ़ा पढ़ें, अंडरलाइन करते जाएँ, दूसरी दफ़ा पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेन पॉइंट्स क्या है, उनको अंडरलाइन करते जाएँ। फिर आपने प्रेसी लिखनी है। प्रेसी लिखने के लिए सबसे पहले तो आपने सिंपल करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? कोई इधर-उधर के वर्ड्स नहीं यूज़ करने, आपने सिंपल करेक्ट वर्डिंग में जो है प्रेसी लिखनी है। चूज़ द वर्ड्स व्हिच वाज़ यूज्ड इन पैसेज। अपने वर्ड्स नहीं डालने, जो पैसेज में वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हीं को चूज़ करते हुए आपने जो है ना वो पैसेज लिखना है प्रेसी का। 1/3 रूल यूज़ करना है। 1/3 रूल ये होता है कि अगर एक पैसेज लिखा हुआ है प्रेसी का, वो काफ़ी लंबा है तो आपने उसे एक पैराग्राफ में हाफ से भी हाफ बनाना है। तो इसको 1/3 रूल कहते हैं। 1 पैराग्राफ इसमें मतलब आपने प्रेसी राइटिंग लिखनी है। एक और चीज़, लोग इधर क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन यूज़ कर देते हैं प्रेसी लिखते हुए। ही सेड, शी सेड, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है? आपने द राइटर ही लिखना है। आपने ही, शी वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने लिखते हुए। आपने द राइटर लिख के आपने जो है ना प्रेसी को लिखना है। जहाँ-जहाँ राइटर कुछ लिख रहा होगा वहाँ आपने ही, शी से उसको प्रेज़ेंट ही करना, आपने द राइटर ही प्रेज़ेंट करना है उसको। सिंपल टाइटल देना है, इट शुड बी अ फ्रेज, ठीक है? एक फ्रेज के किस्म का आपने टाइटल देना है, यानी कि 3 से 4 वर्ड्स का टाइटल हो। सेम टेंस के साथ प्रेसी लिखनी है, जिस टेंस में प्रेसी लिखी हुई होगी वही टेंस आपने यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस में आप प्रेसी लिखें, ऐसा नहीं है। आपने सेम टेंस में ही प्रेसी लिखनी है। रिपिटिशन नहीं करनी, बार-बार एक लाइन लिखी है, दोबारा उसको लिख रहे हैं, नहीं। आपने छोटे से छोटी प्रेसी लिखनी है, 1/3 बनानी है तो रिपिटिशन नहीं लिखनी, ठीक है? स्टे ऑब्जेक्टिव रहना है, जो प्रेसी में लिखा है एज़ इट इज़ ही आपने लिखना है, उसे थोड़ा कम करके। ये अपनी ओपिनियंस नहीं डालनी कि जी अब हम इसमें अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ डाल दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, स्टे ऑब्जेक्टिव रहना है। नॉट इंक्लूड एनी वर्ब इन द टाइटल। और जो वर्ब आप यूज़ जो सॉरी वर्ब कह रही हूँ, जो आप टाइटल ले रहे हैं, उस टाइटल में आपने किसी किस्म का वर्ब यूज़ नहीं करना। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो विदाउट वर्ब वाला हो, ठीक है? आप इसके 2 पैसेज जो है ना वो पर वीक आप तैयार करें। हफ्ते में 2 बार पास पेपर लें और उसमें पास पेपर में जो प्रेसी राइटिंग आई हुई है, उस राइटिंग को आपने जो है वो तैयार करना है, ठीक है? इन रूल्स को नोट डाउन कर दें, इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने प्रेसी राइटिंग करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? पास पेपर से आएगी। फिर उसको जब आप लिख लेंगे तो आप खुद चेक करें। जब खुद चेक करते जाएँगे तो फिर अपनी असेसमेंट होती जाती है कि हाँ, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। इस तरह आपने 20 मार्क्स का जो प्रेसी का क्वेश्चन है ना, इसको आपने सॉल्व करना है। अब आते हैं बाकी पेपर पे। प्रेसी का जो बाकी पेपर होता है वो कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस करेक्शन पे, इडियम्स पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे, अच्छा कम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें आपने करना ये है कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो डेली आपने 5 याद कर लेने हैं। ये आपको मिल जाएँगी। आप कोई भी बुक ले लें, इल्मी वालों की ले लें, डोगर वालों की ले लें, वर्ड टाइम्स की इंग्लिश की बुक ले लें, वहाँ पे सारा जो है ना ये मटीरियल मौजूद होगा। आपने डेली जो है ना रेगुलरली 5 पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लेने हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन का आएगा। सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है कि डेली 10 सेंटेंसेस आपने करने ही करने हैं। इडियम्स हैं, वो भी आप डेली 5 शुरू कर दें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, ये 5 से 7 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं वो आप डेली याद कर लें। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि न्यूज़पेपर और जो आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, वो तो आपने पढ़ने ही हैं। उस दौरान आप एक वोकैब्युलरी की नोटबुक बनाएँ। उस नोटबुक में आपको जो भी नया वर्ड नज़र आए, उस वर्ड को आप लिखें, उसका मीनिंग लें, उसके जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें कि करीबी कौन-कौन से हैं, उनको नोट डाउन करें।
एक तो इससे ये होगा कि आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी और फिर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी काम आएंगे, तो ये काम आपने करना है। फिर आता है कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये 10 से 15 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपने सेम टेक्निक करनी है, सेम तरीके से आपने जो है ना रीड करना है पैसेज को केयरफुली। एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें। आंसर आपने अपने वर्ड्स में इसमें लिखना होता है, पैसेज वाला आंसर नहीं लिखना होता। वो आपने अपने वर्ड में पैसेज को पढ़ के आंसर लिखना होता है। शॉर्ट और क्लियर आंसर दें। इस तरह जो है आपका इंग्लिश प्रेसी का जो पेपर है ना, वो आपका उसकी तैयारी हो जाएगी। ये आप डेली 1-1.5 घंटा निकाल लें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले पेपर पे। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है जनरल साइंस का और सेक्शन 2 होता है जनरल एबिलिटी का। ठीक है, जनरल साइंस वाला जो सेक्शन होता है ये 60 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस में एवरीडे साइंस आती है और जबकि जनरल एबिलिटी में वो आपका आईक्यू और मैथ्स चेक करते हैं। अब हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस वाले पोर्शन की, क्योंकि सेक्शन 1 होगा, 60 मार्क्स का पोर्शन होगा। इसमें क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और एनवायरमेंटल साइंस से। बायोलॉजी से आएंगे, ह्यूमन बॉडी पे क्वेश्चन आ सकते हैं और डिजीजेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आता है मेटल, वाटर, एयर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में फोर्स, एनर्जी, मोशन, इन पे आते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस पे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपने 5 to 6 लाइन का आंसर देना होता है इनका और आप इसको पर टॉपिक पर डे के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहाँ से तैयारी करनी है? आपने मैट्रिक या जो है ओ लेवल्स की साइंस की बुक, इसको इससे आपने प्रिपरेशन करनी है। डायग्राम्स बनानी है, फ्लो चार्ट्स बनानी है। 5-6 लाइनों का क्वेश्चन भी है ना, लेकिन अगर डायग्राम उस पर बन रही है तो आप जरूर बनाएं। एक तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसके मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करें सारे करंट साइंस टॉपिक्स को, जिसमें कोविड-19 हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रीन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस किस्म के सारे टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। तो इस तरह आपके जनरल साइंस की जो पेपर के 60 मार्क्स वाला पोर्शन है ये तो इजीली क्लियर हो जाएगा। पहला सेक्शन आता है जनरल साइंस का, जिसके बारे में मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। अब आता है जनरल एबिलिटी का सेक्शन। ये 40 मार्क्स का सेक्शन होता है। इसमें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में परसेंटेज, रेशो, एवरेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम 9th-10th में भी पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी। तो ये बेसिक मैथ्स होता है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा आता है और यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। आप ये 4 से 5 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस किया करें। उसके बाद आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशंस और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्या करना है कि लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं जीएसएल में, तो वो आपको एमसीक्यूज भी जो है उसकी भी लर्निंग आपके साथ के साथ होती जाएगी। इसके अलावा indiastudyhub.in.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप विजिट करें। आपको जीएसए के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे भी मिलेंगे और इसके साथ वर्ल्ड टाइम्स की जनरल एबिलिटी बुक आती है, वो आप ले लें तो उसमें जनरल मैथ्स होता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यूज की भी आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब में भी आप रीजनिंग क्वेश्चन सर्च करें, वो भी बहुत सारे आ जाते हैं। आप उनको बार बार देखें तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ पे। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव आता है और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट आता है, वो 80 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं।
सबसे पहले हम इसकी सिलेबस देख लेंगे कि इसमें कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान अफ़ेयर्स में शामिल हैं, जो हमारे पेपर में आती हैं। ये थोड़ा-सा ट्रिकी पेपर होता है, पाकिस्तान अफ़ेयर्स का, करंट अफ़ेयर्स का, इन दोनों में थोड़े ट्रिकी पेपर होते हैं। इसलिए इसमें आपको नॉलेज की नो हाउ अच्छी होनी चाहिए, तब आप जाके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी आएगी, पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में आ सकते हैं। फिर उसके बाद प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल इश्यूज होते हैं जैसे सीपैक हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी इसमें आते हैं कि पाकिस्तान का रिलेशन जो है कंट्रीज के साथ कैसा है, जिसमें पाकिस्तान यूएस का, पाकिस्तान चाइना का, पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन कैसा है। अफगान इश्यूज पे आ जाते हैं क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, यूनाइटेड नेशन हो गया, एफएटीएफ हो गया, एससीओ हो गया, ओआईसी, ब्रिक्स, आईएमएफ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आईएमएफ डील्स के बारे में आते हैं पाकिस्तान के साथ जो चल रही हैं। और फिर इन्फ्लेशन, डिजिटल इकोनॉमी और कुछ ग्लोबल क्राइसिस या इश्यूज पे भी बात होती है, जैसे पैलेस्टाइन, क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वॉर, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स लाइक ईरान, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया। तो इनके बारे में भी जो है वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है हमने वो क्रैक किया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ बुक्स जो है वो रिकमेंड करूँगी। ये वो सोर्स है जहाँ से आप पाकिस्तान अफेयर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बुक है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज़ की। ये बहुत मशहूर बुक है। ये हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो सीएसएस के पेपर दे रहा है या पीएमएस के पेपर दे रहा है, उसको ये वाली बुक लाज़मी रीड करनी चाहिए। फिर उसके बाद है कॉन्साइज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये एमआर काज़मी की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान की बुक है। ये थोड़ी बड़ी बुक है। इसका आप जो है इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पढ़नी चाहिए। फिर ट्रैक टू पाकिस्तान अहमद सईद की बुक है। और द ग्रेट डिवाइड, ये एच.वी. ह्यूडसन की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें कोई 40 से लेके 47 तक की जो हिस्ट्री है उसे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, यानी कि आप कह लेंगे प्री पार्टीशन वाली हिस्ट्री को। तो अब इतनी सारी बुक्स जो हैं वो 2026 में जो कैंडिडेट्स सीएसएस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी बुक्स को एक साथ रीड कर सकें, लेकिन जितना हो सके उनको करना चाहिए। उनको मैं रिकमेंड करूँगी ट्रैक टू पाकिस्तान और द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज़। इन 2 बुक्स को ज़रूर वो रीड करें, ठीक है? ट्रैक टू पाकिस्तान बहुत अच्छी बुक है। इसमें तकरीबन हर बारे में जो है ना, हर इश्यू के बारे में, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको इधर मटीरियल मिलेगा। तो जो 2027 में सीएसएस के पेपर देंगे, उनके लिए लाज़मी है कि वो इन सारी बुक्स को कहीं न कहीं इन टच रखें अपने साथ और इससे अच्छी सी तैयारी करें। अब हम बात करेंगे अदर रिसोर्सेज़ पे, जो बुक से अलहदा रिसोर्सेज़ हैं, उनमें सबसे पहले आता है डान न्यूज़पेपर आता है। ये आपने डेली रूटीन में पढ़ना है। अगर आप सीएसएस के पेपर्स पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में जो है डान न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो ये कि आपकी इंग्लिश बहुत बेटर करेगा। उसके अलावा आपको नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में पता होगा। जो भी चल रहा होगा करंट अफ़ेयर्स, उसकी मालूमात होगी आपको। आपने डान न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें ओपिनियन ज़रूर पढ़ना है। कॉलम्स होते हैं वो ज़रूर पढ़ें, ताकि आपकी एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो बनना शुरू हो जाए। उसके बाद जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन आता है। ये मंथली आता है। आप हर मंथ इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जो है वो रिपोर्ट्स भी आती हैं और साथ जो है आर्टिकल्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स के पेपर्स में पास होने के लिए। फिर यूट्यूब चैनल्स आते हैं। ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं ये आपकी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स को बेहतर बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल टॉपिक्स पे जो हैं वो बनाते हैं वीडियोस। आप उनको देखें ताकि आपकी जियोपॉलिटिक्स की जो थिंकिंग है वो बेहतर हो सके। रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, जैसे यूएनडीपी, आईएमएफ की रिपोर्ट्स, मर्कला पेपर्स आते हैं। इनको आप डाउनलोड करें, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आप उनमें से आर्टिकल्स पढ़ें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये कुछ मैंने यूज़फुल टिप्स आपको बताई हैं, इसको राइट डाउन कर लें। इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपने एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बताना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, 1-2 बार पढ़ें, डिमांड समझें क्वेश्चन की। उसके बाद जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें। सब हेडिंग्स जो है वो ज़रूर ऐड करें, जिसमें कॉजेज़ आ जाते हैं, इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, सॉल्यूशंस आ जाते हैं, वो आपने लाज़मी ऐड करने हैं। फिर उसके बाद
यूज़ करना है फैक्ट्स एंड फिगर्स को, ठीक है? इसमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है, उसका कोटेशन है, किसी की कोटेशन पढ़ी है, वो ऐड करें, ठीक है? कोई डाटा है स्पेसिफिक जो फैक्ट है, उसको ऐड करें। उसके बाद रिलेट करना है करंट एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई टॉपिक है तो आपको लगता है कि वो रिलेट हो रहा है करंट एग्जाम्पल के साथ, तो आप उसको लाजमी रिलेट करें। इस तरह ये होता है कि एक इंप्रेशन जो है ना वो बड़ा अच्छा जाता है एग्जामिनर के जहन में कि ये जो पेपर चेक कर रहा है उसे पता होगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिपीटेशन को अवॉइड करना है। बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में कुछ तैयार होता है, उनके पास बाकी नहीं होता, तो वो बार-बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं आंसरिंग। रिपीटिशन को अवॉइड करें। जितना आप रिपीटिशन को अवॉइड करेंगे, उतने आपके चांसेस बेहतर हैं नंबर्स लेने के। और साथ कंक्लूजन लाज़मी लिखना है। कंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंक्लूजन आप लिखेंगे तो जो चेकर है उसके दिमाग में आएगा कि इस बच्चे को सब आता था और उसने एक सही तरीके से जो है पेपर अटेम्प्ट किया है। जी, अब मैं आपको बताऊँगी करंट अफ़ेयर्स का सिलेबस। इसमें जो है करंट अफ़ेयर्स की मैंने 3 डिफरेंट डोमेन्स बनाई हुई हैं और यहाँ से ही जो है पेपर में क्वेश्चन्स आते हैं। सबसे पहले तो आएँगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफ़ेयर्स, ठीक है? इसमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, सोशल इश्यूज़ आ सकते हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इश्यूज़ आ जाएँगे, सिविल मिलिट्री वाले जो होते हैं मामलात उस पे क्वेश्चन्स आते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये जो है इन सारी चीज़ों पे आपने अच्छी जो है प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस। पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो किस तरह के हैं? सबसे पहले बात आ जाएगी एक्सटर्नल रिलेशंस विद नेबर्स जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान इनके साथ पाकिस्तान की किस किस्म के रिलेशन है, इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी कैसी है पाकिस्तान के साथ, आपने वो डिस्कस करना है। फिर मुस्लिम स्टेट्स की बात आ जाएगी, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, इस किस्म के जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ पाकिस्तान की क्या फ़ॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान उनके साथ किस तरह डील करता है, क्या मामलात हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रेट पावर्स के साथ पाकिस्तान के कैसे रिलेशन हैं, जिसमें यूएस पाकिस्तान का रिलेशन आ जाएगा और पाकिस्तान रशिया का रिलेशन आ जाएगा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएँगी जिसमें वर्ल्ड बैंक, ओआईसी, सार्क, एससीओ, आईएमएफ इनके साथ कौन-कौन सी पाकिस्तान की डील्स चल रही हैं और पाकिस्तान की इन कोऑपरेशंस के साथ क्या-क्या मामलात हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और थर्ड बात आ जाएगी ग्लोबल इश्यूज़ पे। ग्लोबल इश्यूज़ पे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज़्म, एंटी टेररिज़्म, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ओशंस हो गए, ह्यूमन राइट्स, इकॉनमी, मिडल ईस्ट क्राइसिस, वॉर्स लाइक यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इज़राइल, ईरान और जो वर्ल्ड इश्यूज़ हो जाते हैं जिसमें पैलेस्टाइन इश्यू आ गया और इस किस्म के इश्यूज़ इन पे जो है वो करंट अफेयर्स का सिलेबस आता है। तो करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है वो सारा इन डोमेन्स पे मुश्तमिल होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि करंट अफेयर्स का जो आपने सिलेबस है वो कैसे कवर करना है, उसके लिए जो सोर्सेज़ हैं। सबसे पहले तो सोर्स है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर आप डाल ले लें, दी न्यूज़ ले लें, इनको आपने पढ़ना है, इनके फ्रंट बैक पेज जो है वो ल ज़रूर पढ़ना है और साथ इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, उसका एक पेज होता है, वो आपने लाज़मी पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कॉलमिस्ट हैं लाइक फ़हाद हुसैन, ज़ाहिद हुसैन, खुर्रम हुसैन, अशरफ जहांगीर, आमिर राना, मलीहा लोधी, ज़फ़र नवाज़ जसपाल, ठीक है? ये वो लोग हैं, इनके आर्टिकल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, आपने लाज़मी इनके कॉलम्स जो हैं वो हर वीक में रीड करनी है। सेकंड सोर्स है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा की ऐप आती है, आप सबसे पहले वो डाउनलोड कर लें। उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगी और कुछ शोज़ आते हैं अल जज़ीरा के, जो आपको नेशनल न्यूज़ जो है ना, वो देते हैं। तो सॉरी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ना, वो आपको देते अब हम बात करेंगे मैगज़ीन्स की। मैगज़ीन्स आते हैं जिसमें वर्ल्ड टाइम्स होता है, पाकिस्तान पॉलिटिको होता है। ये 2 ऐसे मैगज़ीन्स हैं जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ पे जो है आर्टिकल्स लिखते हैं और आपने अगर डोमेस्टिक इश्यूज़ को तैयार करना है तो आप वर्ल्ड टाइम्स या पाकिस्तान पॉलिटिको जो है इनको पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी होते हैं आपके साथ जो है उनकी भी तैयारी हो जाएगी। फिर इकोनॉमिस्ट आता है और फॉरेन पॉलिसी आता है। इकोनॉमिस्ट जो है वो एशिया एडिशन जो है आपने वो पढ़ना है।
ये दोनों जो मैगज़ीन्स है ये हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों मैगज़ीन्स इस किस्म की हैं कि ये आपको वेबसाइट पे हर महीने 2 आर्टिकल्स फ्री में पढ़ने देते हैं। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट पे इसको खोलना है और उसमें से देखें जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं 2, उनको आप फ्री में रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है अपनी अब मैं करंट अफ़ेयर्स के जो सोर्सेज़ हैं बुक्स के वो मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, ये मलीहा लोधी की बुक है। गवर्निंग द अनगवर्नेबल, डॉक्टर इशरत की बुक है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का 5th एडिशन आपने लेना है, ये अब्दुल सत्तार का है। पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, क्रिस्टोफर जेफलॉट की है। और वाई नेशन फेल, ये रॉबिन्सन की बुक है। ये बुक्स जो हैं ये करंट अफेयर्स में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगी और इससे जो है इनके रेफरेंसेस अगर आप कोट करके लगाएंगे अपने आंसर्स में तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसलिए इन बुक्स को भी आप पढ़ने की कोशिश करिएगा और ये वाली बुक्स का आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस्लामिक के सिलेबस पे। इस्लामिक के जो है सिलेबस उसमें इस्लामिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस आ जाएगा। इसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत, रोज़ा, नमाज, ज़कात इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, दीन क्या है, मज़हब क्या है, इसके फ़र्क के बारे में आपको पता चलना चाहिए और इस किस्म के सारे जो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं ये इस टॉपिक में आते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आपने मॉडर्न सोसाइटी में जो है उसके साथ इंटरलिंक करना है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इस्लामिक सोशल सिस्टम। इस्लामिक सोशल सिस्टम में इंसाफ, मसावात, बर्दाश्त, तालीम ये सारी बातें आ जाती हैं जिसमें में इस्लाम की तालीमात क्या हैं आपने वो बतानी होती है और आज की सोसाइटी के साथ आपने उसको इंटरलिंक करना होता है। फिर इस्लाम में मॉडर्न चैलेंजेस आ जाएंगे जिसमें ख़वातीन के हकूक़, इंतशार, मीडिया, माहौल इन सारे बारे में डिस्कस होता है। फिर उसके बाद इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम आता है जिसमें जमहूरियत, खिलाफत, शूरा, इंसाफ ये सारे आते हैं। और फिर इज्तिमा, इज्तिहाद, क़ियास इनके बारे में जो है चैप्टर आता है, इसको भी आपने बड़े अच्छे से रीड करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस्लामियत का जो है सोर्स बुक्स का वो आपने कौन-सी बुक से तैयारी करनी है। सबसे पहले जो बुक है वो वर्ल्ड बैंक की हाफ़िज़ करीम दाद की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और इसमें सारे जो आयात और अहादीस हैं उनके मुताबिक क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। तो इसलिए एक बुक ये है इस्लाम क्या है, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक है। एक बुक पैगम्बर सहरा है, ये गाबा साहब की बुक है। इस्लामी नज़रिया हयात खुर्शीद अहमद की बुक है और इसके अलावा इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये ए के बरोही की बुक है। इन बुक्स को आप जो है सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप इस्लामिक स्टडी की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लें जो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगी। ये बुक जो है ये मोस्टली लेक्चरर्स के टेस्ट के लिए बुक्स होती हैं। इसमें सारे एमसीक्यूज़ बेस्ड बुक होती है तो आप वो लेके एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस्लामियत के पेपर में एक चीज़ का ख्याल रखें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने बचपन से इस्लामियत जिस मीडियम में स्टडी किया हुआ है आप उसी मीडियम में पेपर दें। अगर आपने इंग्लिश में स्टडी किया हुआ है बचपन से मतलब स्कूल लेवल से तो आप इंग्लिश में पेपर दें, लेकिन अगर आपने उर्दू में किया हुआ है तो आपको यहाँ पे भी उर्दू में ही पेपर देना चाहिए। क्योंकि इस्लामियत का वाहिद पेपर है जो आप दोनों लैंग्वेजेज़ में से किसी में भी दे सकती हैं। इनको ज़हन में रखिएगा। साथ जो है पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टा नहीं मारना आपने। रेलेवेंट पुरानी आयात और अहादीस के रेफरेंसेस जो हैं वो लाज़मी देने हैं आपने। एनालिटिकल राइटिंग होनी चाहिए आपकी। करंट इश्यूज़ के लिए जो है आप न्यूज़पेपर डेली रीड करें। उसमें से आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, एक्सट्रीमिज़्म पे, इंटरफेथ हार्मनी पे। उनको ज़हन में रखिएगा। उनको साथ लेकर जो है आप पेपर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप में मॉडर्न एग्जांपल्स देंगे जो इस्लाम के साथ रिलेट करती हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो बच्चे करते हैं। अमूमन जो है वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग के रट्टा मार के वर्ड्स दे देते हैं, ऐसा नहीं करना। अरेबिक अगर वर्सेस आपने लिखने भी हैं तो उसका तर्जुमा आपने साथ लिखना है। आउटडेटेड आउटडेटेड एग्जांपल्स नहीं देनी। और वही बात कि अगर आपका मीडियम उर्दू था और आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो ये मत करें, आप उर्दू में ही पेपर दें।
इस तरह जो है आपकी इस्लामियत की बुक की तैयारी भी ईजिली हो जाएगी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दूसरे टेक्निक्स बताऊंगी। आज कंपल्सरी के जो मेन क्रक्स था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।